नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। देखिए, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर के लिए पर्टिकुलर पॉइंट्स पता होने चाहिए, पर्टिकुलर चीजें पता होनी चाहिए। माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर के लिए बताया जाता है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट तो हम किसी भी चीज से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ तो इस फॉर्मूला से, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, इससे भी कैलकुलेट हो सकता है वेवलेंथ ऑफ लाइट तो। बट फिर माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर क्यों बनाया? भाई, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर सबसे एक्यूरेट डिवाइस है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। सबसे ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर से होती है। ठीक है, अब इसमें किस किस तरह की चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो ये बेसिक डायग्राम और सिर्फ फॉर्मूला जनरल डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। कुछ याद करने वाली चीजें भी यहाँ पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सामने की तरफ एक हाईली पॉलिश मिरर है और इसी से परपेंडिकुलर एक हाईली पॉलिश मिरर इस जगह पे भी रखा हुआ है। ये दो हाईली पॉलिश मिरर। ये जो ऊपर वाला हाईली पॉलिश मिरर है ये मूवेबल होता है, इसके अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होते हैं। सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है इसका लैम्डा। इसका जो हाफ डिस्प्लेसमेंट है, ये हाफ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है लैम्डा बाय 2। अच्छा, लैम्डा बाय 2 लिखा हुआ है, अगर इसको 1 लैम्डा बाय 2 लिख दें तब भी एक ही बात है। डबल डिस्टेंस है तो 2 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, तब भी एक ही बात है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा वही लैम्डा। और बाय कंडीशन इसका भी जो हाफ डिस्टेंस है, इसका हाफ डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 के बाद इसमें क्या होना चाहिए? लैम्डा बाय 4 के बराबर। ठीक है, तो इसकी अलग अलग पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। ठीक है, इस तरफ यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मतलब कलर्ड लाइट सोर्स है। ठीक है, इधर जो है हरी पॉलिश मेरे थोड़ा सा दूर करके इधर रखा हुआ है, मतलब ये इक्वल डिस्टेंसेस पे है। मतलब ऊपर वाला डिस्टेंस अगर फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये वाला डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर। इक्वालिटी पे सारे डिस्टेंस को यहाँ पे रखा जाता है। और नीचे की तरफ इधर होता है बेसिकली इसका ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है कि भाई कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कौन सी इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब जो चीजें पूछी जाती हैं पेपर में उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए, बीच में रखते हैं यहाँ पे सेमी पॉलिश मिरर, सेमी पॉलिश मिरर। ठीक है, सेमी पॉलिश मिरर को बीम स्प्लिटर भी कहते हैं। सेमी पॉलिश मिरर बेसिकली बीम स्प्लिटर भी होता है। ठीक है, इस सेमी पॉलिश मिरर या बीम स्प्लिटर काम क्या है? लाइट की बीम आई, मोनोक्रोमेटिक लाइट आई, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ऊपर वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टेड है फिलहाल, और सामने वाला जो पार्ट है वो इसका क्या है? रिफ्रैक्टेड है। ठीक है, अब सर एक बात बताएं कि रिफ्लेक्टेड जो ऊपर वाला पार्ट है और जो रिफ्रैक्टेड है जो सामने वाला पार्ट है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी कम होगी, या दोनों की वेलोसिटी बराबर बराबर होगी? बीम स्प्लिटर था ये, मतलब सेमी पॉलिश मिरर कह लें, बीम स्प्लिटर कह लें। ये लाइट की बीम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सेमी पॉलिश मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी कम होगी, या वेलोसिटी सेम होगी? रिफ्रैक्टेड की वेलोसिटी लो होगी, मुनीबा आपने ये बताया, और फैदर ने बताया वेलोसिटी सेम होगी, अशर परवेज ने बताया वेलोसिटी सेम होगी। ये चीज मेनली पूछी जाती है, उसके लिए हमने इतनी डायग्राम बनाई है इसमें ना। हाँ, लाइव का बताया जाता है कि रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है ना, रिफ्लेक्टेड पार्ट इसकी वेलोसिटी कम होती है और रिफ्रैक्टेड पार्ट की वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी हम बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं बाय यूजिंग डेंसर मीडियम्स। लाइट की वेलोसिटी बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं बाय यूजिंग डेंसर मीडियम्स। ठीक है, डेंसर मीडियम में जितना लाइट ट्रेवल करती है वेलोसिटी कम हो जाती है।
जब लाइट आ रही है ना, रिफ्लेक्टेड की कम, सुने तो भैया, यहाँ पे सेमी पॉलिश मिरर था, ठीक है, लाइट की बीम आई, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, सही है ना। जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है उसने डेंसर मीडियम में कम डिस्टेंस कवर किया, ये डायरेक्ट बाहर चली गई लाइट। डेंसर मीडियम में कम डिस्टेंस कवर करने की वजह से इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है। डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टेड ने, काफी चीजें तो याद करने वाली है, रिफ्रैक्टेड ने डेंसर मीडियम में कम डिस्टेंस कवर किया है, इसलिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। और रिफ्लेक्टेड ने ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये डेंसर मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है रिफ्लेक्टेड पार्ट ने, इस वजह से इसकी वेलोसिटी कम है। बात समझ में आ रही है? आई थिंक मुनीबर रहमान ने क्वेश्चन किया था। मुनीबर, बात समझ में आई आपके कि रिफ्रैक्टेड जो है इसने क्या किया? हाँ लाइव मुस्कान, गौर से सुने। रिफ्रैक्टेड जो लाइट बाहर की तरफ सीधी जा रही है ना, ये वाली, इसने डेंसर मीडियम में कम डिस्टेंस कवर किया है, इस वजह से डेंसर मीडियम में कम डिस्टेंस कवर किया, इसलिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा। और रिफ्लेक्टेड ने डेंसर मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, रिफ्लेक्टेड ने डेंसर मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो गई है। सही है, चलो बात समझ में आ गई? लाइव आपकी बात समझ में आई? हाँ माइनर बेंडिंग है, मगर वेलोसिटी की बात हो रही है ना, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट को बैलेंस करना होता है, बराबर बराबर लाना है, ताकि इंटरफेरेंस क्लियर हो। मिरर से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएंगी, इंटरफेरेंस होगा। इन दोनों मिरर्स को ना, M1 M2, इन दोनों मिरर्स को जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा एंगल पे रखा जाता है M1 M2 को, ताकि लाइट रेज बाहर की तरफ आके मिले स्क्रीन पे। वेलोसिटी बराबर करनी है, तो अब ज्यादा वेलोसिटी को कम कर सकते हैं, कम वेलोसिटी को बढ़ा तो नहीं सकते, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड की वेलोसिटी ज्यादा थी, तो यहाँ पे याद है, थोड़ा थोड़ा करके दिमाग में आएगा, याद आएगा। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट रख देते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट को क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग प्लेट। कौन सी लाइट पे रखते हैं? रिफ्रैक्टेड लाइट पे रखते हैं कंपनसेटिंग प्लेट, ताकि डेंसर मीडियम में जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया था ना, उतना ही डिस्टेंस है जितने भी डेंसर मीडियम के अंदर कवर कर, डेंसर मीडियम के अंदर डिस्टेंस बराबर कवर करने के बाद अब दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर बराबर हो जाती है। उसके बाद लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर आती है, ये बाहर की तरफ आती हैं, मिरर टिल्ट हुआ होता है तो बाहर की तरफ लाइट रेज आती हैं, बाहर की तरफ आके मिलती हैं स्क्रीन पे, और ऑब्जर्वर फिर यहाँ से ऑब्जर्व करके बताता है कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है। यहाँ पे एक तरह की इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर में क्राइटेरिया ही थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो डार्क फ्रिंजेस की वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और ब्राइट फ्रिंजेस की वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा तो डार्क फ्रिंजेस की वेट स्क्रीन पे, बाहर की तरफ स्क्रीन होती है पूरी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो वेट है यहाँ पे बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का क्राइटेरिया बेसिकली ये होता है, ठीक है। अब इसमें डेरिवेशन तो करनी नहीं है, तो याद करने वाली कुछ चीजें हैं, याद करने वाली कुछ चीजें हैं कि कौन सी पोजीशन पे कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, ये चीज याद रखनी है। तो भाई इसके लिहाज से फर्स्ट पोजीशन पे कुछ चीजें लिख देता हूं ताकि वो चीजें आप याद कर लें कि फर्स्ट पोजीशन पे पूरा पूरा एक्स होता है 0, एक्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर। पूरी बातें बता रहा हूँ ना, ताकि अगर कहीं से भी घुमाने की कोशिश भी की जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर कुछ भी नहीं था, मतलब एक्स की वैल्यू क्या थी? 0 के बराबर। तो इस पे पाथ डिफरेंस
0 आता है, और यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू तो खैर कोई नहीं पूछता, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर तो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है यहाँ। सेकंड पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होगी, λ/4, मैक्सिमम ये बात पता होनी चाहिए। सेकंड पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू क्या है, λ/4। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कौन सी पोजीशन पे कौन सा इंटरफेरेंस है, अगर आपको इतना भी पता है तब भी ये बहुत होता है। थर्ड पोजीशन पे x की वैल्यू 1 λ/2, और 1 λ/2 पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। बस ये पता होना चाहिए कौन सी पोजीशन पे इंटरफेरेंस जो है वो कौन सा वाला हो रहा है। फोर्थ पोजीशन, x की वैल्यू 2 λ/2 पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो पोजीशन एप्टीट्यूड टेस्ट में ये नहीं बताया जाता कि इस पोजीशन पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, उसमें x की वैल्यू दी जाती है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर, ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर ये है, इस पे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कौन सी फ्रिंजेस की विड्थ ज्यादा होगी, कौन सी फ्रिंजेस की विड्थ ज्यादा होगी, ये चीज आपसे पूछ ली जाती है। मतलब कंस्ट्रक्टिव है तो ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ ज्यादा होगी, डिस्ट्रक्टिव है तो डार्क फ्रिंजेस की विड्थ ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू बताई जाती है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर क्या है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर के लिहाज से आपने बताना है कि ब्राइट और डार्क कौन सी फ्रिंजेस की विड्थ ज्यादा होगी, कौन सी फ्रिंजेस की विड्थ कम होगी, यानी कौन सा इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। और इसके लिहाज से एक फॉर्मूला है m λ/2। सिंबल्स जो है पहले ही x पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर होता है, लैम्डा जो है वो क्या है, वेव लेंथ ऑफ लाइट है, लैम्डा का मतलब वेव लेंथ ऑफ लाइट। x साथ साथ ही लिख देता हूँ ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। डिस्प्लेसमेंट मिरर है, और m का मतलब तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होता है, ठीक है। एक बहुत आसान सी बात याद दिला रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए, ओनली फॉर प्री इंजीनियरिंग। फॉर एग्जाम्पल पास कुछ वैल्यूज जो है वो यहाँ पे गिवन थी, आपको दे दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर दे दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू दे दी और कहा जा रहा है देन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर डैश, नंबर ऑफ फ्रिंजेस की कैलकुलेशन करनी है। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है, इसमें डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला यूज नहीं करते। बन सकता है भाई एम लैम्डा को रिप्लेस करेंगे, एम प्लस हाफ लैम्डा लगा देंगे तो डिस्ट्रक्टिव वाला फॉर्मूला बनेगा, मगर उसकी कोई जरूरत नहीं होती। अब आपने सॉल्व किया, फॉर एग्जाम्पल एक्स और लैम्डा गिवन था, इंजीनियरिंग वालों को बता रहा हूँ। आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने से आपके पास m की वैल्यू आ गई 293.8 फ्रिंजेस। जो ऑप्शंस गिवन है वो ऑप्शंस गिवन है 293.8, 293, 94, या फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ देम करके दिया हुआ है कि भाई सभी सही। आंसर क्या होना चाहिए? वेट कर रहा हूँ सही आंसर का। ना, आंसर होना चाहिए 293। अभी जल्दी पूछिएगा नहीं कैसे, मैं खुद ही बता रहा हूँ।
नंबर ऑफ फ्रिंजेस एक वाहिद केस है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस एक वाहिद केस है जिसपे राउंड ऑफ रूल अप्लाई नहीं होता, राउंड ऑफ रूल अप्लाई नहीं होता। मतलब 293.8 फ्रिंजेस कैलकुलेटर में आंसर आया ना प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका मतलब है 293 फ्रिंजेस कंप्लीट बन चुकी थी और 0.8 मतलब 294th जो फ्रिंज थी ना वो 80% बन गई मगर पूरी नहीं बनी थी। तो यहाँ पे 0.99 भी लिखा होता है ना, 293.99 भी लिखा होता कि भाई 294th फ्रिंज 99% बन गई है, तब भी हम 293 को मार्क करते, ठीक है। याद रखिएगा ये जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है इस पे राउंड ऑफ रूल नॉट एप्लीकेबल, राउंड ऑफ रूल इस पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। ये सारी बातें माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर के बाद जो नेक्स्ट है वो है न्यूटन्स रिंग। अच्छा, न्यूटन्स रिंग से पहले एक काम करते हैं कि जरा डिफ्रैक्शन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि न्यूटन्स रिंग और इंटरफेरेंस एंड थिन फिल्म वो दोनों फेज रिवर्सल वाले टॉपिक्स हैं, वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको अलग से पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन से। कुछ लोग डायफ्रैक्शन भी बोलते हैं, कुछ डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू शार्प एजेस और ऑब्स्टिकल्स विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। सिर्फ याद दिला रहा हूँ, ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट तो एंड पे ले रहे हैं। जी शानजा, कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं? ओके, थैंक यू। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन क्या थी लिख नहीं रहा, याद दिला रहा हूँ। द बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू शार्प एजेस और ऑब्स्टिकल्स, द बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू शार्प एजेस और ऑब्स्टिकल्स विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। मतलब एजेस से, कॉर्नर से टकरा के वेव्स हमेशा स्प्रेड होती हैं और ये स्प्रेडिंग कहलाती है बेसिकली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक साइड व्यू हम बनाते हैं यहाँ पे और इधर एक लाइट सोर्स है, तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जब लाइट रेज निकलेंगी तो लाइट रेज स्ट्रेट नहीं जाएंगी, बल्कि लाइट रेज क्या होगा, एजेस से टकरा के पूरी स्प्रेड करेंगी ना। तो ये जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, ये बेसिकली कहलाता है डिफ्रैक्शन। तो ये विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, बेंडिंग without any difference of density। डेंसिटी की डिफरेंस अगर बेंडिंग हो तो वो तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है कि लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो लाइट रे बैंड कर रही है। ये डिफरेंस ऑफ डेंसिटी नहीं है, बस एजेस से, कॉर्नर से, ऑब्स्टिकल से टकरा के लाइट रेज जो है वो यहाँ पे बैंड कर रही है, ये डिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। और डिफ्रैक्शन सिर्फ लाइट में ही नहीं होता, डिफ्रैक्शन लाइट एंड साउंड बोथ मतलब दोनों में ही होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड भी होता है, ठीक है। अच्छा, लाइट और साउंड के लिहाज से अगर हम इनकी वेलोसिटी देखें और इनकी फ्रीक्वेंसीज पे जाएं, ठीक है, तो बाय कंडीशन डिफ्रैक्शन किस चीज में ज्यादा होगा? अच्छा, लाइट और साउंड में किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है, जरा मुझे ये बताइएगा। कंपैरिजन करते हैं बिटवीन लाइट एंड साउंड। लाइट की वेलोसिटी तो खैर बहुत ज़्यादा है और साउंड की वेलोसिटी इसके कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो साउंड की फ्रीक्वेंसी भी कम है एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फिर हम कहते हैं इसकी वेवलेंथ कम होती है और साउंड की वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। किसकी? साउंड की वेवलेंथ। हाँ, ये कंपैरिजन ज़रा देख लीजिएगा। लाइट वेवलेंथ कम, हाँ प्रोफेसर बिल्कुल सही बताया आपने।
तो भाई वेलोसिटी का तो बहुत बड़ा फर्क है ना साउंड में और लाइट में। लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा, साउंड की वेलोसिटी कम। लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। ऑडिबल साउंड भी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है ना। लाइट की वेवलेंथ, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, और साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। यानी वेवलेंथ को अगर, और ये विजिबल लाइट और ऑडिबल साउंड, इनकी वेवलेंथ को कंसीडर किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो वेवलेंथ लाइट की कम होती है, साउंड की ज़्यादा होती है। बैंडिंग किस में ज़्यादा होगी? साउंड में डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ये लाइट में डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। मतलब वेवलेंथ और डिफ्रैक्शन का रिलेशन बना रहे हैं असल में। याद रखिएगा, डिफ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है ना, बैंडिंग मतलब डिफ्रैक्शन हमेशा उतना ही ज़्यादा होता है। आप इमेजिन करें आप किसी भी जगह पे घर की छत पे खड़े हुए, रूफ पे खड़े हुए, कोई बाउंड्री वॉल वगैरह कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे मौजूद, देख के खड़ा होना है, गिरे नहीं बाउंड्री वॉल नहीं। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कि अब एक वॉल्स वाला जा रहा है नीचे से, तो इधर वॉल्स वाला खड़ा है, या फिर कोई भी ऐसे यहाँ से कुछ सेल कर रहा है, वॉल्स वाला ही सपोज करते हैं, ऐसे ही वॉल्स वाला था ऊपर। यहाँ से वॉल्स वाला अगर मूव करता हुआ जा रहा है, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए ना, तो इस वक्त जब लाइट रेज आएंगी तो आपको नजर नहीं भी आ रहा हो ना, सुनाई जरूर दे रहा होगा, क्योंकि ऐसे जो साउंड वेव्स आती हैं, साउंड वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है साउंड के लिहाज से। ब्लू कलर से हम शो कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल साउंड को, साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो ज्यादा वेवलेंथ की वजह से साउंड टकरा के ज्यादा बैंड होती है और आवाज आप तक नॉर्मली पहुंच जाती है, ठीक है। मगर ऐसे जब लाइट रेज आ रही होती है ना, तो लाइट रेज के लिहाज से कंडीशन डिफरेंट है। लाइट रेज की वेवलेंथ कम है, जो भी लाइट आएगी वो एज से टकरा के बहुत माइनर सी बैंड होगी, इसलिए लाइट जो है वो आपको नजर नहीं आएगी। मतलब ये वॉल्स वाला नजर नहीं आ रहा होगा, यानी वॉल्स वाला अगर नजर नहीं भी आ रहा तो वो सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई साउंड वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से इसमें बैंडिंग या डिफ्रैक्शन भी जो है वो ज्यादा होता है, और लाइट की वेवलेंथ कम है, इसीलिए इसमें बैंडिंग या डिफ्रैक्शन जो है ये भी हमेशा कम होता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। बहरहाल इसी तरह से फिर अब टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन है, ये मेन समझने वाली बात थी और ये हमने डिस्कस कर ली, मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें दरअसल यही। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं अबाउट के इसमें जो नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन की टाइप्स हैं, वो डिफ्रैक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? किसी को याद है कि टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन कौन कौन से होते थे? दो टाइप्स थी इसकी, एक फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन और एक फ्रॉनहूफर डिफ्रैक्शन। फ्रैक्शनल और फ्रॉनहूफर, प्रोफेदा, शाबाश। अब फ्रैक्शनल फ्रॉनहूफर में सिर्फ डिफरेंस क्या है? कन्वर्जिंग पॉइंट का। कन्वर्जिंग पॉइंट मतलब इन्होंने डिस्कवर नहीं की है, मतलब इन्होंने कोई इन्वेंट नहीं की है, जनरल ऑब्जर्वेशन। ये प्लेट्स हैं, इसमें जो है वो स्लिट्स बनी हुई हैं। अब लाइट रेज आ रही है सामने से ही, सामने से लाइट रेज आने का मतलब सोर्स सामने है, लाइट रेज आई, लाइट रेज आके बैंड बनी, बैंड हो गए, कन्वर्जिंग पॉइंट भी सामने बन गया। इंटरनली जो लाइट रेज आती है तो बाकी वेव्स के साथ साथ वही बैंड हो जाती है। कन्वर्जिंग पॉइंट मेनली देखना है, कन्वर्जिंग पॉइंट, फोकस पॉइंट अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे बना, सिंपल सी बात, तो ये क्या है? ये बेसिकली फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन कहलाता है। ये अगर कन्वर्जिंग पॉइंट वैसे तो सोर्स भी
यहाँ पे देखा जाए तो वो भी फाइनाइट डिस्टेंस पे। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? मेजरेबल। मेनली हमें कंसीडर करना है कन्वर्जिंग पॉइंट। तो कन्वर्जिंग पॉइंट सामने है मेजरेबल डिस्टेंस पे, फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन है, ठीक है। और ऐसे ही फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या था? लाइट रेज आ रही है पैरेलल, लाइट रेज पैरेलल आई। अगर लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो आफ्टर डिफ्रैक्शन भी क्या होता है? लाइट रेज यहाँ से ऐसे पैरेलल ही चली जाती है। बाकी लाइट रेज भी इंटरनल अट्रैक्शन ऑफ वेव्स की वजह से साथ साथ बैंड तो हो गई, मगर लाइट रेज पैरेलल आई और पैरेलल ही चली गई। अब पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो इसका मतलब उनका सोर्स कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। सोर्स कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। और कन्वर्जिंग पॉइंट भी अगर देख रहे हैं तो भाई कन्वर्जिंग पॉइंट, मेनली हमें कन्वर्जिंग पॉइंट को देखना होता है। तो कन्वर्जिंग पॉइंट भी किधर है? इन्फिनिटी पे ही है, ठीक है। तो अगर कन्वर्जिंग पॉइंट मेनली अगर इन्फिनिटी पे चला जाए तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, और अगर कन्वर्जिंग पॉइंट फाइनाइट सामने डेवलप हो रहा है, प्रैक्टिकली डेवलप हो रहा है, तो वो बेसिकली फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन कहलाता है। और एक बहुत ही सबसे आसान एमसीक्यू से रिलेटेड पूछा जाता है कि फ्रैक्शनल को फ्रॉनहोफर में और फ्रॉनहोफर को फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो फ्रैक्शनल टू फ्रॉनहोफर अगर जाना है, या फ्रॉनहोफर टू फ्रैक्शनल जाना है, तो सिंपल सी बात है, लेंस का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं लेंस कौन सा यूज होना चाहिए कि अगर फ्रैक्शनल टू फ्रॉनहोफर जाना तो कौन सा लेंस यूज करें ताकि लाइट रेज कन्वर्ज होने से रुक जाए? नहीं, फ्रैक्शनल टू फ्रॉनहोफर अगर जाना तो इसके लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ताकि कॉनकेव लेंस अगर लगा दिया ना तो कॉनकेव लेंस लगाने से लाइट रेज डाइवर्ज होंगी और स्ट्रेट हो जाएंगे। स्ट्रेट होने का मतलब कन्वर्जिंग पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। और फ्रॉनहोफर से अगर फ्रैक्शनल में आना हो तो इसके लिए फिर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो लाइट रेज प्रैक्टिकली एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, यानी फ्रॉनहोफर से फ्रैक्शनल में कन्वर्जन हो जाएगा। तो भाई जो बात पूछी जाती है इसमें वो ये चीजें हैं, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसमें डिफ्रैक्शन से रिलेटेड ही एक और चीज है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिवाइस है या प्रोसेस है? कुछ दिमाग में आता है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कोई डिवाइस है या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कोई प्रोसेस है? नहीं, डिवाइस है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। चैप्टर 9 इसीलिए पूरा पढ़ा रहा हूँ, बेसिक चीजें भी, ताकि आप लोग क्लियर कर सकें। आई थिंक थोड़ा सा जो है वो ये वन नोट की रिस्पॉन्डिंग थोड़ी स्लो हो रही है, या सुबह से ही प्रॉब्लम चल रहा है। पर देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट एट विच 400 to 4000 लाइंस आर ड्रॉन इन 1 सेंटीमीटर with the help of diamond pointer is called as diffraction grating। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है, और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट पे 1 सेंटीमीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर
अगर 400 से 4000 लाइंस ड्रॉ कर दी जाए, पूरा माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस होता है, तो जितनी लाइंस ड्रॉ करते हैं उतने कट्स आते जाते हैं, उतनी स्लिट्स ही बनती जाती हैं, और फिर ये प्लेट कहलाती है बेसिकली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, ये प्लेट को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। ठीक है, नहीं बेटा, इसकी रेंज जो है ना 400 to 4000 जी। प्रैक्टिकल कंडीशन ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बताई जा रही है। अच्छा भाई, इसमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए से डायग्राम क्लियर करनी है, और डायग्राम के साथ साथ इसका हमें फॉर्मूला देखना है, सिंबल्स पता होने चाहिए, उसके लिए डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे लाइट रेज आ रही है स्ट्रेट, कटिंग थोड़ी बैंडेड होती है इसकी वजह से लाइट रेज यहाँ पे ऐसे बैंड कर रही हैं, कटिंग इस तरह की करते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की यहाँ पे। फिर इसको इंटरफेयर कराना है, इंटरफेरेंस करवा के देखना, यानी फ्रॉन ऊपर से फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए यहाँ पे लगा देते हैं एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद फ्रॉन ऊपर डिफ्रैक्शन, फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन में लाजमी सी बात है कन्वर्ट होगा। जब कन्वर्ट होगा तो सिंगल पॉइंट पे बनेगा फोकस। अगर ब्राइटनेस आ गई फोकस पे, अगर ब्राइटनेस आ गई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ब्राइटनेस आ रही, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी सी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कुछ डिस्टेंसेस नोट कर लीजिएगा। ये जो स्लिट की थिकनेस होती है ये कहलाती है ए, जो इंटरनल डिस्टेंस होता है ये कहलाता है बी, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस बेसिकली डी कहलाता है, और डी बराबर होता है ए प्लस बी के। बी को बोलते हैं स्पेसिंग, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग एलिमेंट, टर्मिनोलॉजी सारी क्लियर होनी चाहिए। और डी का एक फॉर्मूला 1/n भी होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस और स्लिट्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ लाइंस और स्लिट्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसमें जो पूरा फॉर्मूला है, अब डेरिवेशन हमें नहीं करनी है, हमें फॉर्मूला चाहिए। तो इसमें बताया जाता है कि जो फॉर्मूला होता है पूरा, वो फॉर्मूला बेसिकली डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा है। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है, ये वाला फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव के लिए। और डी साइन थीटा एम लैम्डा को रिप्लेस करके एम प्लस हाफ इंटू लैम्डा लिख दें, तो यही फॉर्मूला फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला और डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें सिंबल्स के मीनिंग्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। डी तो हमने लिख दिया ऊपर, तो वो स्पेसिंग, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट वगैरह बोलते हैं। थीटा का मतलब क्या है, एंगुलर डेविएशन। इसमें चूज द करेक्ट आंसर में फॉर्मूला यूज होता है। प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए ये फॉर्मूला आपको नजर आएगा, कैलकुलेशन में भी यूज हुआ होता है, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए। थीटा एंगुलर डेविएशन है, एम का मतलब ऑर्डर ऑफ इमेज है, मतलब 2 स्लिट से बन रहा है तो सेकंड ऑर्डर इमेज, 3 स्लिट से इमेज बना थर्ड ऑर्डर इमेज। ठीक है, एंड लैम्डा तो सबसे ज्यादा सीधा सिंबल है जो हमेशा एक जैसा ही रहता है, कि लैम्डा का मतलब बेसिकली वेव लेंथ ऑफ लाइट होता है। लैम्डा का मतलब वेव लेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में किस किस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आई थिंक कोई सवाल आया, एंड के ऑर्डर ऑफ इमेज, ऑर्डर ऑफ इमेज मतलब नंबर ऑफ स्लिट्स, ऐसे समझ लें कि नंबर ऑफ स्लिट, 3 स्लिट से बना 3 ऑर्डर इमेज, 2 स्लिट से इमेज बना 2 ऑर्डर इमेज। अच्छा, इसमें एक चीज जरा और रखिएगा, इसी टॉपिक से कनेक्टेड है। फ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज
जवेरिया, बेहतरीन। अच्छा, एक्सरेज हैं क्या? लाइट रेज हैं, साउंड वेव्स हैं, एक्सरेज हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मतलब लाइट रेज हैं। तो लाइट की लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लिख देते हैं लाइट रेज ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। पहला पॉइंट, लाइट रेज ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। बहुत ज्यादा वेवलेंथ कम है, 0.1 एक्सपोनेंट -10 मीटर, ठीक है। वेवलेंथ बहुत कम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से ये नज़र नहीं आ रही। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से नज़र नहीं आ रही ना, इसका मतलब है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में। और अगर सीरीज पूछ ली जाए कि भाई कौन सी सीरीज से बिलोंग करेंगे, तो सीरीज के लिहाज से सीरीज कौन सी होनी चाहिए? लाइमन सीरीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ फार्मूला, फार्मूला कहाँ से आया भाई, फार्मूला कहाँ से आया उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स हैं ब्रिक्स की फॉर्म में, बहुत रेगुलर वे में क्रिस्टल्स बनाए हुए हैं। लाइट रेज आई, कुछ लाइट रेज जो है वो यहाँ पे लोअर साइड से जाके डिफ्रैक्ट करती हैं, कुछ अपर सरफेस से डिफ्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अब ये जो थिकनेस ऑफ क्रिस्टल है ना, ये कहलाती है डी। इसे डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स भी बोलते हैं, अभी अलग से लिख भी लेंगे। तो बराबर बराबर डिस्टेंस तो कवर नहीं किया है दोनों लाइट रेज ने, दोनों लाइट रेज ने बराबर डिस्टेंस तो कवर नहीं किया। मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंचने में बराबर डिस्टेंस कवर नहीं है। ये जो नीचे वाली लाइट रे इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया। कह सकते हैं कि ये और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देना, तो ये एक साइड का पार्ट डिफरेंस है और ये एक साइड का पार्ट डिफरेंस है। एक साइड का पार्ट डिफरेंस बाय डेरिवेशन आता है डी साइन थीटा, इसका भी डी साइन थीटा, मतलब दोनों साइड का मिला के जो पार्ट डिफरेंस होता है ना, वो यहाँ पे 2d साइन थीटा के बराबर होता है। और फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस तो m लैम्डा है, तो मिला के फिर ये 2d साइन थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा, ये सब कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला। अच्छा, टाइम अभी जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो मैं अब इसकी जो डिटेल्स हैं, मतलब सिंबल्स के मीनिंग्स, ये जो है वो कमिंग